हेलो रेसलिंग फैंस, स्वागत है आप सभी का ROW रेवोल्यूशन ऑफ रेसलिंग में। मैं हूं आपका अपना वैभव और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्शन की, एक ऐसे ग्रुप की शुरुआत की जिसने पूरी तरह से रेसलिंग की दुनिया को बदल के रख दिया था। रेसलिंग में काफ़ी बड़े फैक्शंस रहे हैं जैसे कि DX, एवोल्यूशन, शील्ड, 4 हॉर्समैन और काफ़ी सारे, मगर इन सब में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी जो कोई फैक्शन था तो वो था दी NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इस सीरीज़ में हम जानेंगे द ग्रेटेस्ट एंड द बिगेस्ट फैक्शन ऑफ ऑल टाइम, दी NWO के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक ज़माने के सबसे पॉपुलर फैक्शन NWO की शुरुआत कैसे हुई थी। ईयर 1996 में जब रेजर रेमॉन और डीजल ने WWF छोड़ा और WCW ज्वाइन किया तब सच में रेसलिंग की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। रेजर रेमॉन एंड डीजल उस वक्त के WWF के बड़े प्लेयर्स थे और उनका WWF छोड़कर जाना विंस मैकमैन और WWF के लिए काफ़ी बड़ा लॉस था और WCW के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा था। रेजर रेमॉन और डीजल दोनों ही पहले WCW में रह चुके थे मगर तब उन्हें सक्सेस नहीं मिली थी, मगर अब वह काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स बन चुके थे और इस वजह से चीज़ें काफ़ी अलग थी उनके लिए। और अब उनकी वजह से WCW में एक नया दौर आने वाला था। उन्हें WCW में द आउटसाइडर्स के नाम से शुरू में बुलाया जाता था, मतलब कि WCW के नहीं थे मगर उनके बाहर वाले सुपरस्टार्स थे, इस तरीके से बताया जाता था। रेजर रेमॉन ने WCW की डील को सबसे पहले सीरियसली लिया और उन्होंने सोचा कि उन्हें WWF छोड़ के वहाँ जाना चाहिए। उन्होंने विंस मैकमैन को कहा था पहले कि क्या उनको ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं या तो उन्हें जापान में रेसलिंग करने की परमिशन जिससे वो ज़्यादा पैसे कमा सके, मगर विंस मैकमैन ने दोनों ही बातों से मना कर दिया था। रेजर रेमॉन WCW के डायमंड डलास पेज के अच्छे दोस्त थे और डायमंड डलास पेज को जब पता चला कि रेजर रेमॉन का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो उन्होंने एरिक बिशॉफ जो कि थे WCW के प्रेसिडेंट उनसे बात की और उसके बाद WCW ने रेजर रेमॉन को बड़ी डील ऑफ़र की। रेजर रेमॉन ने इस बारे में कहा था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए अच्छा करने के लिए ऑफ़र एक्सेप्ट करना ही पड़ा था क्योंकि विंस मैकमैन ने मुझे ज़्यादा पैसे के ऑफ़र देने से मना किया था और मुझे उनसे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट WCW में मिल रहा था। तो ऐसे 1996 को रेजर रेमॉन ने WWF में अपना लास्ट मैच ट्रिपल एच के साथ खेला और वहाँ ट्रिपल एच जीते। और वही रात को डीजल ने भी अपना आखिरी मैच शॉन माइकल्स के सामने खेला और वहाँ पे WWF चैम्पियनशिप मैच में वो हार गए। डीजल को WWF के लीडर के रूप में तब तक दिखाया जा रहा था मगर अब वह भी WWF को छोड़ के जाने वाले थे और वो रेजर रेमॉन, 1-2-3 किड, शॉन माइकल्स और ट्रिपल एच के अच्छे दोस्त भी थे। डीजल कहते हैं कि रेजर रेमॉन से बात करने पर उन्हें पता चला कि WCW में WWF से आधे दिन काम करने पर भी गारंटीड ज़्यादा पैसे मिलने वाले थे, तो फिर मुझे भी लगा कि ऑफ़र ज़रूर से लेना चाहिए और उन्होंने भी WCW से डील साइन की। डीजल ने विंस मैकमैन से कहा कि मैं WWF में अभी भी रहना चाहता हूं अगर आप मुझे उनकी जितनी ऑफ़र दे तो, मगर विंस मैकमैन ने मना कर दिया। विंस ने कहा कि उस वक्त पर वो किसी को गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने रेजर रेमॉन और डीजल को भी नहीं दिए और इस वजह से दोनों ने WWF छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। 19 मई 1996 को उन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने आखिरी मैचेस लड़े। आखिरी मैच के बाद उनके बैकस्टेज ग्रुप द क्लिक के मेंबर्स रेजर रेमॉन, डीजल, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और 1-2-3 किड ने केफेब तोड़कर सारी ऑडियंस के सामने इमोशनल गुड बाय कहा। विंस ने काफ़ी साल बाद इस बात को एक्सेप्ट किया था कि अगर उन्हें पता होता कि स्कॉट हॉल यानी कि रेजर रेमॉन और केविन नैश यानी कि डीजल के जाने से मंडे नाइट वॉर्स पर इतना बड़ा इफेक्ट होने वाला है तो उन्हें ज़रूर से बड़ी डील, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ़र करते। उस वक्त एरिक बिशॉफ WCW के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जापान की रेसलिंग को भी स्टडी करते थे। उन्होंने 1995 में UWF और न्यू जापान के इन्वेजन की स्टोरी लाइन देखी थी और उन्हें भी ऐसा आइडिया आया। उन्होंने रेजर रेमॉन और डीजल के साथ ये स्टोरी लाइन बनाने का सोचा। उन्होंने इस बारे में कहा, USA में रेसलिंग में रियलिटी ज़्यादा नहीं थी और कॉमेडी गिमिक्स थे और जापान में स्टोरी, कैरेक्टर्स, इन रिंग एक्शन सब काफ़ी रियलिटी बेस्ड था। जापान में दो अलग अलग रेसलिंग कंपनीज़ के बीच में वॉर भी देखने को मिलती थी जो USA में कभी सोचा भी नहीं गया था और तब मेरे दिमाग में NWO का आइडिया आया और स्कॉट हॉल और केविन नैश के आने से मेरे इस आइडिया को रियलिटी में बदलने का भी वक्त आ गया था। मई 27, 1996 WCW नाइट्रो के एपिसोड में स्कॉट हॉल का डेब्यू हुआ था। द मॉलर और स्टीव डॉ नाम के उस वक्त के रेसलर्स के बीच में मैच चल रहा था मगर उसी वक्त ऑडियंस के बीच में से चलते हुए स्कॉट हॉल वहां आए और मैच में इंटरप्ट किया। सारी ऑडियंस चौंक गई थी कि WWF का सुपरस्टार ऐसे WCW के मैच के बीच में कैसे आ गया और स्कॉट हॉल ने फिर रिंग में जाकर कहा, "You know who I am, but you don't know why I'm here."
मतलब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मगर ये नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। उसके बाद फिर कहा कि कहाँ है WCW के टॉप सुपरस्टार्स, और कहा कि मैं जब भी चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। और अंत में कहा तुम लोगों को वॉर चाहिए WCW वालों, तुम्हें अब वॉर मिलेगी। उसी एपिसोड के अंत में एरिक बिशॉफ कमेंट्री कर रहे थे, तब स्कॉट हॉल वहाँ आए और कहा कि एरिक बिशॉफ तुम अपने 3 टॉप स्टार्स को चुन लो और मैं अपने 2 और दोस्तों को लाऊंगा और रिंग में एक जंग करते हैं। एरिक बिशॉफ और बॉबी हिनन कमेंट्री टेबल पर डरे हुए और कंफ्यूज दिख रहे थे और उसी के साथ वहाँ पर वह एपिसोड खत्म हुआ। अगले एपिसोड में ऐसा ही हुआ। एरिक बिशॉफ के कमेंट्री टेबल पर आकर स्कॉट हॉल ने कहा तुमने इस जंग की शुरुआत की थी, मगर मैं और मेरे दोस्त इसे ख़त्म करेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा बताया जा रहा था कि स्कॉट हॉल अब भी WWF से जुड़े हुए हैं और सबको लगा कि WWF वाले WCW के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और वह इस जंग को रिंग में ख़त्म करना चाहते हैं। मगर स्कॉट हॉल ने कभी भी WWF का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि वो और उनके दोस्त ये करेंगे। इस बार जब स्कॉट हॉल ने एरिक बिशॉफ को धमकी और चैलेंज दी तो अपनी कंपनी के ओनर को बचाने के लिए द स्टिंग वहाँ आए। वहाँ स्कॉट हॉल ने स्टिंग के ऊपर टूथपिक फेंकी और स्टिंग ने बदले में रेजर रेमॉन को जोरदार तमाचा मार दिया। अब उसके अगले एपिसोड में स्कॉट हॉल यानी कि रेजर रेमॉन ने फिर से एरिक बिशॉफ के पास आए और कहा तुम्हारे लिए मेरे पास एक बड़ा सरप्राइज़ है। और उन्होंने पूछा स्कॉट हॉल को कि क्या सरप्राइज़ है। तब उनके पीछे पलटकर देखने को कहा और वहाँ पर थे केविन नैश। तब केविन नैश ने कहा तुम लोग कहते हो कि ये वह जगह है जहाँ बड़े लोग खेलते हैं, वेयर द बिग बॉयज़ प्ले, मगर हम यहाँ पर खेलने नहीं आए हैं, वी आर नॉट हियर टू प्ले। एरिक बिशॉफ ने कहा कि मैं अपने हायर अप से कंपनी के प्रेसिडेंट से बात करूँगा आज की मीटिंग में, फिर मैं आपको एक जंग का वादा कर सकता हूँ, तब तक नहीं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो WWF ने बिहाइंड द सीन्स यहाँ पर WCW के ऊपर केस कर दिया था क्योंकि उनके बनाए गए कैरेक्टर्स रेजर रेमॉन और डीजल वहाँ काम कर रहे थे, उन्हीं की तरह बातचीत कर रहे थे और उन्हीं की तरह एक्ट कर रहे थे, बस वहाँ उनका नाम नहीं लिया जा रहा था और ऐसा दिखाया जा रहा था कहीं ना कहीं कि वह WWF के सुपरस्टार्स है। और इस वजह से WCW को ये दिखाना पड़ा कि ये दोनों WWF के सुपरस्टार्स नहीं है अब। क्योंकि उनके कैरेक्टर्स, एंट्रेंस थीम, बोलने चलने का तरीका, रेजर रेमॉन और डीजल दोनों के ये नाम सब की सब WWF की प्रॉपर्टीज़ थी और इसलिए WCW को ये इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं थी। मगर तब एरिक बिशॉफ ने सोचा कि स्टोरी लाइन को थोड़ा और रियल बनाते हैं, हमें रेजर रेमॉन और डीजल नाम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम उनके रियल नाम का इस्तेमाल करें तो। और उन्होंने रेजर रेमॉन का रियल नाम स्कॉट हॉल और डीजल का रियल नाम केविन नैश WCW में इस्तेमाल करना शुरू किया। विंस मैकमैन ने यहाँ पर NWO वाली इस कहानी को रोकने की पूरी कोशिश की क्योंकि वहाँ उनके कैरेक्टर्स के WWF सुपरस्टार्स अभी भी है और ऐसा दिखाकर WWE की ही प्रॉपर्टी को, WWE की ही पॉपुलैरिटी को उनके ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी। और इसी वजह से अगला पेपर व्यू ग्रेट अमेरिकन बैश में दोनों से कहलवाया गया कि वो अब WWF के हिस्से नहीं है और केस के अंत में यह फैसला हुआ कि WWF के किसी भी सुपरस्टार्स के WWF की प्रॉपर्टी में आने वाले नाम की और उनकी कैरेक्टर्स की, उनकी हिस्ट्री की आगे से WCW इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके बाद WWF ने दूसरी ओर ऐसा भी दिखाना शुरू कर दिया था कि कुछ ही हफ्तों में डीजल और रेजर रेमॉन WWF में वापसी करेंगे। इस वजह से डरकर WCW ने स्कॉट हॉल और केविन नैश की पेमेंट और भी बढ़ा दी थी और बाद में पता चला कि WWF ने डीजल और रेजर रेमॉन के कैरेक्टर्स बनाने के लिए तो डुप्लीकेट्स को लाया गया था जो कि बिल्कुल भी काम नहीं करे और लोगों ने उन्हें बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। पर यहाँ पर फ़ायदा किसी को हुआ हो तो वो थे स्कॉट हॉल और केविन नैश कि इन फेक कैरेक्टर्स के चक्कर में उनकी पेमेंट बढ़ गई थी। दूसरी ओर WCW में स्कॉट हॉल और केविन नैश ने अपने असली नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब WWF WCW की ये स्टोरी लाइन को नहीं रोक सकता था। उसके अगले हफ्ते मीन जीन ऑकरलैंड ने अनाउंस किया कि स्टिंग, माचो मैन और लेक्स ल्यूगर बैश एट द बीच में द आउटसाइडर्स केविन नैश, स्कॉट हॉल और उनके और एक सरप्राइज पार्टनर के सामने WCW की तरफ से लड़ने वाले हैं। उसके बाद वाले हफ्ते में ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच चल रहा था, स्टाइनर ब्रदर्स वर्सेस हार्लेम हीट वर्सेस लेक्स ल्यूगर एंड स्टिंग।
उस मैच के अंत में दी आउटसाइडर्स केविन नैश और स्कॉट हॉल ऑडियंस के बीच में से रिंग में आए और उन्होंने इस मैच को पूरी तरह से ख़राब कर दिया, सभी के ऊपर हमला कर दिया। तब काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे, मगर आउटसाइडर्स तब तक अपना काम कर चुके थे और आउटसाइडर्स ने WCW के उस शो के मेन इवेंट को ख़राब कर दिया था। जुलाई 1, 1996 को शो में आउटसाइडर्स टिकट लेकर शो देखने आए, मतलब अब सिक्योरिटी उन्हें नहीं रोक सकती थी। नैश और हॉल माइक लेक और एरिक बिशॉफ के बारे में बुरा भला बोलने लगे और उनके कमेंट्री टेबल के पास जाने लगे, मगर तभी WCW के सिक्योरिटी गार्ड्स और सारे हील और बेबी फेस स्टार्स वहां आए और फिर एपिसोड के एंड में सिक्योरिटी वालों ने आउटसाइडर्स को अरीना से बाहर जाने के लिए कह दिया। अब फाइनली बारी थी अगले रविवार की। अब आने वाला था बैश एट द बीच। नैश और हॉल बाहर आए, उनसे उनके थर्ड मेंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसके बारे में हम मैच के बाद ही बताएंगे। अब 3-on-2 मैच होता है। मैच में स्टिंग, माचो मैन और लेक्स लुगर के खिलाफ हॉल और नैश लड़ते हैं। मैच में हॉल और नैश रेफरी को भी मारते हैं और माचो मैन को भी लो ब्लो कर देते हैं। फिर हल्क होगन का म्यूज़िक बजता है और हल्क होगन, जो कि मूवी की वजह से काफ़ी वक्त से बाहर थे, उनकी वापसी होती है। सबको लगा कि अब आउटसाइडर्स की खैर नहीं, अब सबके अमेरिकन हीरो हल्क होगन माचो मैन की हेल्प करेंगे और हल्क होगन द अल्टीमेट बेबी फेस सुपरस्टार, जो कि पिछले 15-16 सालों से फ़ैन फेवरेट रहे हैं और अच्छे काम करते आ रहे थे, उन्होंने माचो मैन को ही लेग ड्रॉप मार दिया। ये कुछ इस प्रकार था कि जब हम शायद जॉन सीना का हील टर्न देखते तो कैसा लगता, उन्हें कैसा रिएक्शन मिलता, उस प्रकार का था। और आउटसाइडर्स ये मैच जीत गए। उसके बाद पूरा एरिना शॉक्ड था। मीन जीन वहाँ आए और उन्होंने होगन पूछा कि तुम्हारा दिमाग तो सही है, ये तुम क्या कर रहे हो। होगन ने कहा कि आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग, बट फर्स्ट आस्क दिस पीपल टू शट द हेल अप। मतलब होगन अब फैंस के खिलाफ हो गए थे। लोगों को ये इतना बुरा लगता है कि वो रिंग में कचरा फेंकने लगते हैं। एक शराब पिया हुआ फ़ैन तो रिंग में घुस आता है और केविन नैश उसे मुक्का मार के नीचे गिरा देते हैं और रिंग से बाहर कर देते हैं। होगन ने फिर माइक पर अनाउंस किया कि अब हम द आउटसाइडर्स नहीं है, हम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर द NWO, क्योंकि हम रेसलिंग की इंडस्ट्री का पूरा भूगोल बदलने वाले हैं। ये बैश एट द बीच 1996 की रात को सच में उस रेसलिंग फैंस नहीं भुला सकते। NWO के बनने से सच में पूरी रेसलिंग की दुनिया बदल गई थी। WCW WWF से ज़्यादा रेटिंग्स पाने लगी और सितंबर 1997 तक लगातार WCW नाइट्रो WWF मंडे नाइट रो को रेटिंग्स में हराने लगी। उसकी वजह से WWF को भी अपना कंटेंट बदलना पड़ा। उसकी वजह से WWF एटीट्यूड एरा की भी शुरुआत हुई। दोनों कंपनी की कंपटीशन की वजह से रेसलिंग का सबसे बेस्ट वक्त फैंस को उस टाइम देखने को मिला। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे NWO बना इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल फैक्शन। आज के एपिसोड में हमने देखा कि NWO की शुरुआत कैसे हुई, उसकी बैक स्टोरी क्या थी और आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा और मज़ा आया। अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और देखना हो तो ROW रिवॉल्यूशन ऑफ रेसलिंग को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे रेसलिंग फैंस को शेयर कर दें। आप कैसे टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और अपना रिव्यू देना न भूलें। आज के इस एपिसोड में हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा।